4, 5. So question number 4. BPP 1, question number 4. क्या लिखा है? A 10 meter long ladder is placed along against a wall. It is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. ठीक है ना, एक लैडर है जो वॉल के अगेंस्ट में प्लेस की गई है. It is inclined at an angle of 30 degrees to ground. 30 degrees इसका एंगल है. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. ये 10 है, ये निकालना है आपको. तो लगा सकते हो cos of 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा, x by 10 हो जाएगा. तो x क्या आ जाएगा, 10 cos 30, which will be 10 रूट 3 by 2. ठीक है ना, तो 5 रूट 3 आ जाएगा. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9. 9. 8 देख लेते हैं बेटा पहले. 8th क्वेश्चन में क्या दिया देखो. द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्रीज. मतलब सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सन यहाँ पे है, ठीक है ना. सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज है, तो शैडो टावर का ये बनेगा. ठीक है, ओके. So when the angle of elevation of the sun is 45, it is found that 10 meters longer. Shadow of the tower, है ना, is 10 meter longer then the angle of elevation is 60. तो भाई मान लेते हैं सन यहाँ पे है, तो उस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था. तो अगर ये हाइट ऑफ द टावर h है, तो इसका शेडो यहाँ पे कितना होगा, tan 60 लगा लो. tan of 60 डिग्री इज h by, let's say this is the unknown height x, h by x. x कितना आ जाएगा, h by tan 60, तो आ जाएगा h by रूट ऑफ 3. अब आपको पता है ये h है, तो ऑब्वियसली ये h रहा होगा. अब मुझे क्या बोला है, h माइनस एक्स कितना दिया है क्वेश्चन में, आपको दिया है फाउंड टू बी 10 मीटर्स लॉन्गर, 10 मीटर बड़ा है. When the angle of elevation of the sun is 45 degrees is found to be 10 meters longer. 10 मीटर बड़ा है, मतलब h माइनस एक्स कितना दिया, 10 दिया आपको. मतलब हमें बोला गया है h माइनस एच अपॉन रूट 3 इज 10 के बराबर है. ठीक है ना, तो आपको पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. निकाल लोगे यहाँ से, रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 इंटू h इज इक्वल्स टू 10. h आ जाएगा 10 रूट 3 अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस 1. रेशलाइज कर दोगे रूट 3 प्लस 1 से, तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा 5. तो ये बन जाएगा 5 रूट ऑफ 3 ब्रैकेट रूट ऑफ 3 प्लस 1. दिस विल बिकम 5 3 प्लस रूट ऑफ 3. क्लियर? Yes. Then we'll go with question number 9 as well. Question number 9 देख लेते हैं. 9th में क्या बोला है, 2 pillars of equal heights. ठीक है, stand on either side of the road which is 150 meters wide. ठीक है ना, ये रोड है, एक पिलर इधर है, एक पिलर इधर है, ये रोड है 150 मीटर वाइड है. ठीक है, equal height, stand on either side of the road which is 150 meter wide. At a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the top of the pillars are 60 and 30. Find the height of each pillar and the position of the point on the road. मतलब एक ऐसा पॉइंट है वहां पे जहाँ पे हम रोड पे खड़े हैं, ये h है, ये भी h है, बट एक जगह से एंगल 60 था, एक जगह से एंगल 30 था. तो आप बताइए कि ये कितनी दूरी पे ये वाला पॉइंट होगा और उसकी हाइट्स बताइए हमें. तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, लेट्स से ये x है और ये y है ना. तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ, tan of 60 degree would be h by x, that would be root of 3. Next what I can say, x कितना हो जाएगा, h by root of 3, h by root of 3. यहाँ से अगर मैं करूँगा तो tan 30 डिग्री कितना आ जाएगा, h by y, और ये 1 अपॉन रूट ऑफ 3 है, y कितना आ जाएगा, रूट 3 h आ जाएगा. तो ये रूट ऑफ 3 h आ गया. तो मुझे क्या पता चला, h by रूट 3 प्लस रूट ऑफ 3 h जो है वो 150 के बराबर है. एलसीएम ले लिया तो 4h बाई रूट ऑफ 3 इज 150 आ गया. 4 से कट आउट हो गया ये चीज, तो ये बन जाएगा 75. 75 बाई 2 रूट 75 रूट 3 बाई 2 इज नथिंग बट योर h ना. कैलकुलेट कर लेना यहाँ से, ये आपका h आ जाएगा. ठीक है ना, क्लियर है. तो अगर आपने एक बार h निकाल लिया है, अब आपको h बाई रूट 3 बोला है, तो h बाई रूट 3 हो जाएगा 75 रूट ऑफ 3 बाय 2 रूट ऑफ 3. रूट 3 कट गया, 75 बाई 2 आ गया. सही है ना, h बाय रूट 3. मतलब ये जो डिस्टेंस था x, ये 75 बाई 2 आ गया. तो दूसरा 150 में से घटा देंगे, आपका वो भी आ जाएगा.
ठीक है ना, दैट वुड Okay, कम sir. आउट टू बी 225/2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, Question number 12. 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप दैट इज क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू। तो वर्टिकल टावर मुझे दिया हुआ है, वर्टिकल टावर में क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर। तो ये क्यू है वर्टिकल टावर का, पी क्यू, फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक एक्स से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज है। एट अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स, तो ये एक पॉइंट वाई है जो 40 मीटर एक्स के एग्जैक्टली ऊपर है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 45 डिग्रीज, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू एंड द डिस्टेंस एक्स क्यू, ठीक है ना। हाइट पी क्यू बतानी है। तो भाई मुझे चीज़ पता चली, अगर ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स होगा, एजम्पशन हमने कर दिया, लेट्स से दिस इज एक्स फॉर मी। अच्छा, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाली चीज़ 40 हो जाएगी, क्यों, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सामने सामने है, 40 हो जाएगा। अब मुझे क्या पता चला, अगर इस ट्राइंगल में मैं देखूं, ये वाला अगर एक्स था बेस, तो ये बेस भी एक्स होगा। तो अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना आप, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इसके मुझे डायमेंशंस पता है। तो इसमें tan 60 लगा दो आप, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 40 + x by x, tan 60 is √3, that is 40 + x by x, तो √3x is 40 + x, तो √3 - 1 x का वैल्यू आ जाएगा 40, तो x आ जाएगा 40/√3 - 1 विच इज 20 टाइम्स √3 + 1, ठीक है ना। तो आपने x निकाल लिया। तो अब आपके पास लेंथ, अगर आपको चाहिए टावर का लेंथ कितना हो जाएगा, टावर का लेंथ हो जाएगा 40 + 20 √3 + 1 विच इज 60 + 20 √3। सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है ना। ओके, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 13 लिया। तो डीपीपी 1 को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं अपन। डीपीपी 1 आपका हो चुका है। क्या बेटा 15, 14 तो क्लासरूम क्वेश्चन है बेटा, ये क्लास में करवाया था मैंने आपको, ठीक है। तो मतलब वीडियो नहीं देखा आपने, देख लो। क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ a and b मीटर फ्रॉम द बेस इन अ सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैंने बताया था ये थीटा है, दूसरा 90 - थीटा होगा, ये a है ये b है, ये हाइट ऑफ द टावर है। टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा, h/a, टेंजेंट ऑफ 90 - थीटा कितना हो जाएगा, h/b, ये cot थीटा लिखा जाएगा। tan cot तो 1 होता है, तो h/a × h/b 1 हो जाएगा, h² ab के बराबर हो जाएगा, तो h √ab हो जाएगा, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में किसी को डाउट है क्या, नहीं, चलें आगे। Yes, sir. डीपीपी 1 कंक्लूड हुआ हमारा, ठीक है ना, वी आर डन विद डीपीपी 1। अब डीपीपी 2 में आ जाओ। डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 वाला, 4 फोर्थ में किसी को डाउट है। Question number 5. तो वो टाइमिंग वाला क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, फोर्थ वाला। मतलब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ, ये भी क्लासरूम का क्वेश्चन है सेम। एक एरोप्लेन है जो 3000 मीटर की हाइट पे है, ठीक है ना, 3000 मीटर की हाइट पे है। अब हो क्या रहा है, उसका स्पीड है 173.2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम इट वुड टेक फॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लो यहाँ पे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्रीज था, तो कितनी देर में ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी देर, तो पहले आप डिस्टेंस निकाल लो ना, डिस्टेंस कितना कवर करेगा एंगल ऑफ एलिवेशन वो कन्वर्ट करने के लिए। स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकल आएगा। तो पहला आपका टास्क है डिस्टेंस निकालना। तो ये हम बोल देते हैं कि भैया ये भी 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि tan of 60 डिग्री वुड बी 3000 अपॉन लेट्स से x, दिस इज x फॉर मी,
tan 60 डिग्री आप बोल सकते हो, ये tan 30 क्या बोल सकते हो अभी, tan 30 हो जाएगा 3000 अपॉन y, तो आपके लिए y हो गया। अब आपको पता क्या चला कि जितना y और x का डिफरेंस होगा वही वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। 173.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा। तो आप क्या बोलोगे यहाँ से, आप ये बोल सकते हो कि मुझे एक्चुअली y माइनस एक्स निकालना है। हाँ ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3। तो पता क्या चला, x का वैल्यू आ जाएगा 3000 अपॉन √3, y कितना आ जाएगा 3000 √3। तो y माइनस एक्स कितना आ जाएगा 3000 टेकन आउट √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 इंटू 3000। So this is the distance which is being covered. Speed क्या है, if you see this is 100√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, काम थोड़ा आसान हो जाएगा आपका। 100√3 मीटर पर सेकेंड अगर आपको दिया हुआ है तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर है। तो टाइम अपन को निकालना है ना, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना दिया है 2000, 2 इंटू 3000 गिव्स यू 6000 अपॉन √3, और इसका स्पीड दिया हुआ है 100√3। 2 0 कट आउट हो जाएंगे, 60/3 आ जाएगा 20, तो टाइम आ जाएगा 20 सेकेंड्स, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है क्या, 5 में? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्या दिया है, अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग अ काइट अटैच्ड टू द स्ट्रिंग ऑफ 200 meters. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट व्हेन द स्ट्रिंग इज फुली स्ट्रेच्ड इज 45। एक पतंग उड़ा रहा है लड़का, 45 डिग्री पे पतंग उड़ा रहा है, ये मान लेते हैं काइट है इसका इधर, ठीक है ना। अब बोला क्या हुआ है क्वेश्चन में, स्ट्रिंग का लेंथ 200 मीटर्स है। नेक्स्ट, another boy is flying the kite from the top of a building which is 20 meters high. अच्छा, एक लड़का जो है वो एक बिल्डिंग से उड़ा रहा है जो कि 20 मीटर्स की हाइट पे है। दूसरे बॉय का एंगल ऑफ एलिवेशन सीन बाय हिम, second boy's kite as seen by him is 30 degrees when the two guys meet, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो बोलना चाह रहा है कि भैया अगर एक लड़का जो है वो उड़ा रहा है पतंग, और वो पतंग जो उड़ा रहा है वो कहाँ से उड़ा रहा है, 20 मीटर की ऊंचाई वाली बिल्डिंग से उड़ा रहा है, और उसकी पतंग भी जाके इसको मिलती है ना, दोनों की पतंगें मिल जाती है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेकंड बॉयज काइट एज सीन बाय हिम इज 30 डिग्रीज, तो ये 30 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है। ओके, तो ये बोलना चाह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड बाय द सेकंड बॉय, द टू बॉयज आर फेसिंग ईच अदर। अच्छा, दोनों लड़के एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये डायग्राम अब ये वैलिड नहीं होगा। दोनों जब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो ये यहाँ पे है, दूसरा लड़का मान लेते हैं यहाँ पे है जो इसको फेस कर रहा है। अब यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, और ये जो पतंग उड़ा रहा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है जब ये 30 डिग्री से है। इसकी काइट 200 मीटर्स की लेंथ है इसकी स्ट्रिंग की। ओके, तो हमें बताना है कि इसके पतंग का कितना यूजेज हुआ होगा थ्रेड का। ओके, तो क्या करेंगे आप, 45 डिग्री दिया है, तो अगर ये 200 है तो क्या मैं हाइट बता सकता हूँ कितनी होगी, ठीक है ना। अगर मैं ये हाइट बता देता हूँ कितनी होगी तो ये मुझे पता चल जाएगा। देखो, ये अगर मैंने हाइट बता दी तो मैं ये वाली हाइट बता दूंगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा आपके लिए 200 अपॉन √2। कैसे, साइन 45 लगा देना आप, ठीक है ना। साइन 45 कितना हो जाएगा, अपोजिट विच इज अननोन बाय हाइपोटेनस विच इज 200, तो ये 1/√2 होता है। तो अपोजिट हो जाएगा 200/√2, जिसका मतलब है 100√2। ये लेंथ जो है वो 100√2 है। अब ये कितनी ऊपर पतंग उड़ा रहा है, 20 मीटर की हाइट पे जाके पतंग उड़ा रहा है, तो जो बचा हुआ लेंथ है वो कितना होगा, 100√2 माइनस 20 होगा, ठीक है ना। तो अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो आप, तो 100√2 माइनस 20 कितना होगा, 1.414 होता है। तो 141.4 माइनस 20, तो 121.4 होगा। मतलब ये वाली जो हाइट है ये 121.4 है। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं क्या बोलता हूँ, मुझे पूछा इसकी धागे की लेंथ कितनी है, तो धागे की लेंथ के लिए हम बोल देते हैं भैया tan ऑफ साइन ऑफ 30, ठीक है ना, विल टेक इट एज साइन। तो साइन ऑफ 30 डिग्रीज होता है 1/2,
तो ये अगर दिया हुआ है 121.4 अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा इसका 200 है, 100√2 हो गया, 120 हो गया, 120 और इसको 30 डिग्रीज पे दिख रहा है, साइन 30 वुड बी अपोजिट बाय हाइपोटेनस 121, ये हो जाएगा हाइपोटेनस आ जाएगा 242.8, ठीक है 242.8 आपका फिफ्थ का आंसर आ जाना चाहिए, चेक कर लो एक बार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मीटर्स लिख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7th में आपको क्या दिया हुआ है, 7th में आपको दिया है स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस r सबसेंस एंगल 2 अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो एक बलून है, स्फेरिकल बलून है, तो ये अगर एक ऑब्जर्वर है तो उसकी आंखों पे उसने एंगल बनाया 2 अल्फा, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है, while the angle of elevation of its center as seen by the observer is beta, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बलून के मिड पॉइंट का, सेंटर का, ये वाला एंगल कितना है, बीटा है, ओके। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ये जब ऑब्जर्वर की आई बलून को देख रही है पूरी तरीके से और वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जब स्फेरिकल बलून रेडियस आर का ऑब्जर्वर की आंखों पे 2 अल्फा एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या है, जो इसकी आंखें हैं, एक ऑब्जेक्ट की यहाँ पे रे जाएगी, एक ऑब्जेक्ट की यहाँ पे रे जा रही है, नेट एंगल 2 अल्फा है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये एंगल अल्फा होगा, ये भी एंगल अल्फा होगा, ठीक है ना। कैसे बोल सकते हैं, ये दो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं तो वो लाइन जॉइनिंग द सेंटर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये कॉन्सेप्ट हम सर्कल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, सर्कल्स में कॉन्सेप्ट है, ठीक है ओके। तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेगी टेंजेंट एंगल को, तो ये अल्फा अल्फा एंगल आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून अबव द ऑब्जर्वर इज, तो ये जो हाइट है बलून की ये कितनी है हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हाइट h है, हमें ये बताना है, तो मुझे h बताने के लिए क्या क्या मुझे पता होना चाहिए, मुझे देखो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लूँ, मुझे अगर ये वाली लेंथ पता हो, अगर मुझे हाइपोटेनस का लेंथ पता हो, तो मैं बिल्कुल आराम से साइन बीटा लिख सकता हूँ। मैं नेमिंग करता हूँ, देखो ये O है, ये पॉइंट A है मान लो, ये B पॉइंट है, ये सेंटर C है और सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये D है, तो मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ बीटा मेरे लिए क्या हो जाएगा, अपोजिट दैट इज हाइट बाय हाइपोटेनस विच इज OC। अब OC का लेंथ मैं कैसे निकालूंगा, तो OC का लेंथ मैं सर्कल से निकाल लूंगा, देखो ये वाला इससे ज्वाइन कर दिया आपने, ये परपेंडिकुलर जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा, तो ये सर्कल का जो बलून है मान लो, ठीक है ना, तो बलून स्फेरिकल है, उसका रेडियस आर है। तो अगर अब इस ट्राइंगल को मैं अच्छे से एनालिसिस करूं, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन अल्फा कितना हो जाएगा, दैट इज अपोजिट दैट इज आर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज OC, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, OC वुड बी R अपॉन साइन अल्फा, तो दैट वुड बी R कोसिक अल्फा। तो OC कितना आ गया, R कोसिक अल्फा, तो हाइट क्या आ जाएगा, R कोसिक अल्फा साइन बीटा, सही है, सही है ना, नोट कर लो इसको। तो ये आपका हाइट ऑफ द बलून आ जाएगा, ठीक है। सृष्टि का डाउट था, सृष्टि सेकंड क्वेश्चन DPP 2 में सेकंड डाउट है क्या, ओके विल डू दैट। किसी का कोई डाउट तो नहीं बच गया, DPP 1 में सर एक बार ये डाउट थोड़ा फिर से समझा दो। देखो पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले
एक एक स्टेप देखो। पहले हमने क्या कंक्लूड किया कि ये एंगल अल्फा होगा और ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि 2 अल्फा एंगल है, ठीक है ना। तो अल्फा अल्फा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वी एंगुलर होते हैं फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। जहां पॉइंट से आपने टेंजेंट बनाया, ठीक है ना, ओ पॉइंट से टेंजेंट खींचे गए हैं, तो सर्कल पे जब ओ पॉइंट से टेंजेंट खींचे गए तो वो 2 इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड कर देंगे। कौन सी लाइन डिवाइड करती है? जो लाइन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को सेंटर से ज्वाइन करती है वो। ये 2 अल्फा अल्फा के बराबर आपके पास आ जाएंगे। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ से हाइपोटेनस का लेंथ निकाला। हाइपोटेनस क्यों निकालना पड़ा, ओसी हमें क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि जब मुझे इस ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ, इस ट्राइंगल में जिसमें एक एंगल बीटा दिया हुआ है, उसमें मुझे हाइट निकालनी है, तो हाइपोटेनस और हाइट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके हम निकाल सकते हैं। तो हमने साइन ऑफ बीटा लिख दिया। सो साइन ऑफ बीटा इज हाइट बाय ओसी। नाउ ओसी इज नथिंग बट एक्चुअली हाइपोटेनस। अब ये हाइपोटेनस ओसी का लेंथ हमने कैसे निकाला? व्हाइट वाले ट्राइंगल से निकाला, ठीक है ना, ये नीचे वाले से। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, फिर से साइन बीटा लगा दिया, साइन अल्फा लगा दिया, क्योंकि ये एंगल अल्फा है। जब साइन अल्फा हमने लगाया तो साइन अल्फा किसके बराबर होता है? अपोजिट, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, बाय हाइपोटेनस ओसी। तो ओसी क्या आ जाएगा? आर बाय साइन अल्फा विच इज आर कोसिक अल्फा। बस, तो ओसी की वैल्यू अननोन थी, वही सब्स्टिट्यूट कर दी, आर कोसिक अल्फा, तो एच की वैल्यू आ गई आपके पास। यस नोटा। क्वेश्चन नंबर 2 डीपीपी 2 में जो tan थीटा 3/4 दिया है, यस, तो उसका मतलब क्या? क्वेश्चन नंबर 2 विल डू इट। The length of the string between a kite and a point on the ground is 120। तो अगर एक ग्राउंड पे पॉइंट है, ठीक है ना, और यहाँ पे कहीं काइट है, उसके बीच का लेंथ दिया हुआ है 120। अब उसने और क्या बोला है? इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा सच दैट tan थीटा इज 3/4, सो हाउ हाइट इज काइट, हाउ हाई इज काइट। मुझे ये x निकालना है, कितनी काइट ऊपर है, ठीक है ना। तो मुझे क्या पता है? tan थीटा 3/4 है। ओके, इस क्वेश्चन में लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो साइन थीटा चाहिए, वो x/120 हो जाएगा। तो tan थीटा मालूम है, तो साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लोगे आप, तो बिल्कुल 3/5 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। tan थीटा अगर हमको मालूम होता था तो हम साइन थीटा कैसे निकालते थे? ट्राइंगल बनाते थे, 3x 4x और फिर 5x, है ना। बस, तो साइन थीटा अगर 3/5 मालूम है और साइन थीटा हमको एक्चुअली वैल्यूज दी हुई है, एक x है और एक 120 है, तो कंपैरिजन से हम निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 72 आ जाएगा आपके पास, है ना। यहाँ से ओके 24 का टेबल 3 बार जाएगा और 5 बार जाएगा ना। ओके ओके, आगम का भी एक क्वेश्चन बाकी रहेगा। आगम डीपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, ये तो पूछा भी था आपने डाउट ग्रुप में। सेम डीपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्टिकल टावर। ये वर्टिकल टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? सच दैट टेंजेंट थीटा इज 5/12। तो भाई मान लेते हैं थीटा है, ऐसा थीटा है जिसका टेन थीटा आपको 5/12 दिया हुआ है। नाउ वॉकिंग 192 मीटर्स टुवर्ड्स टावर, मतलब मैंने 192 मीटर्स टावर की तरफ ट्रैवल कर लिया है। द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4। तो मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है। अब tan अल्फा कितना हो जाएगा? 3/4। तो आपको हाइट ऑफ टावर बताना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको h मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे क्या पता है? टेंजेंट थीटा इज 5/12 विच इज h/x। टेंजेंट अल्फा इज 3/4 विच इज h/y। अब क्वेश्चन में मुझे दिया क्या हुआ है? मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर भाई x माइनस वाई आपके पास 192 है। तो आप निकाल लो x माइनस वाई क्या होगा यहाँ से। तो पता क्या चला? x का वैल्यू है 12h/5 और y का वैल्यू है 4h/3। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 12h/5 माइनस 4h/3 इज इक्वल टू 192। एलसीएम ले लेना, 36h माइनस 20h इज इक्वल टू 192 इंटू 15। तो 16h इज 192 इंटू 15। तो 16 का टेबल चला जाएगा 12 बार, h आ जाएगा 180। सही है ना? ओके, यस नौजा, कोई डाउट है क्या? नो सर, वो हैंड नीचे करना रहेगा। ओके, ठीक है ना, सबको क्लियर है क्या क्या बताता चल रहा हूँ मैं, है ना। नेक्स्ट डीपीपी 2 में आ जाते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 9 10 क्वेश्चन नंबर 10। 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
10th में क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द होटल इज 30 डिग्रीज। देखो टॉप ऑफ द टावर का टॉप जब देखा गया एक होटल के टॉप से, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑब्वियसली होटल बड़ा है, होटल छोटा है टावर से, है ना। तो बोला क्या गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द होटल इज 30 डिग्रीज। तो ये 30 डिग्री है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। नाउ द हाइट ऑफ द टावर इज 150। अच्छा, टावर की हाइट 150 दी है आपको, एंड दैट ऑफ द होटल इज 20। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, अ बिल्डिंग h मीटर्स हाई is situated on a straight road connecting the tower and the hotel at a distance of 120 meters from the tower। अब 120 मीटर की दूरी पे एक आपके पास बिल्डिंग दी हुई है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ h if the top of the hotel, the top of the building and the top of the tower are on a straight line। बिल्कुल निकाल लोगे ना, सिमिलैरिटी से बिल्कुल निकाल लोगे आप, है ना। देखो ये 20 है, ये कितना होगा, तो ये 150 है, ठीक है ना। गिवन और क्या क्या दिया हुआ है आपको, ये जो है ये 120 मीटर्स की दूरी पे है यहाँ से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखो पहले तो इस ट्रायंगल में आप ऑब्जर्व करो बहुत अच्छे से, ये 150 था, देखो ये 30 डिग्रीज है आपके पास, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला कितना था मेरे पास, 130 था। अब अगर ये पूरा 130 है आपके पास इस ट्रायंगल में, दिस इज 130 फॉर यू, ये वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 130 डिग्रीज है, तो क्या आप ये निकाल लोगे कितना होगा, ठीक है ना। देखो सिमिलैरिटी ही लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है आपको। आपको दिख रहा है कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, ऐसा उसने कहा है। अब अगर ये 120 मीटर्स है, तो प्रोपोर्शनेट रेशियोज अगर हम चाहें तो हम लगा सकते हैं, पार्ट बाय होल एंड पार्ट बाय होल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो लगा लेते हैं, काम करते हैं, पहले तो निकाल लेते हैं ये कितना होगा क्वेश्चन मार्क वाला। तो पता क्या चला भाई, tan 30 डिग्री होता है 130 बाई एक्स, तो एक्स आ जाएगा आपके पास 130 रूट ऑफ 3, ठीक है ना। tan 30 1/√3 होता है, एक्स आ जाएगा 130√3, एक्स ये कितना आ जाएगा 130√3 पूरा का पूरा लेंथ। अब उसमें ये दिया हुआ है 120, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मुझे रेशियो है, नाम दे दो आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच। नाउ आई कैन इजीली अप्लाई सिमिलैरिटी। अगर सिमिलैरिटी आपको लगाना है, अगर नहीं लगाना है तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम सिमिलैरिटी लगाते हैं तो कैसे हम निकालेंगे, देखो अगर मैं सिमिलैरिटी लगाता हूं तो मैं बोलता हूँ रेशियो जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। सो आई कैन से दैट फ्रॉम हियर बीई बाय सी डी पार्ट बाय होल इज इक्वल टू एई अपॉन ए डी, ठीक है ना। ये सिमिलैरिटी से बोला। अगर आप चाहो तो आप बोल सकते हो कि हमने tan 30 डिग्री लगा दिया सबके अंदर, बीई बाय एई, tan 30 लगाऊंगा अगर मैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास बीई बाय एई, ठीक है ना। दिस इज नॉट एक्चुअली tan 30, बट हम tan 30 लगा के ये रिजल्ट ला सकते हैं, BE by AE and this would give you CD by AD, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था। अब देखो आपके पास AE मालूम है आपको, ठीक है ना। AE कितना है, AE है आपके पास 130√3, 130√3 पूरा लेंथ माइनस 120। तो क्या करें, वैल्यू इसके साथ ही करते चलेगा या ऐसे रखना है, जैसे आपको अच्छा लगे। देखो तो BE निकाल लो आप, BE कैसे निकल आएगा, BE इज नथिंग बट AE इंटू tan 30। तो tan 30 कितना होता है 1/√3, तो BE कितना हो जाएगा 130√3 माइनस 120 अपॉन रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 130 माइनस 120 अपॉन रूट ऑफ 3। अब 120/√3 कैसे लिखेंगे आप, 3 इंटू 40, तो ये 40√3 लिखा गया। अब आपके पास क्या आ गया, BE का लेंथ आ गया है। अब आपको क्या पता है, आपको पता है BG, आपको करना क्या था, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h, ठीक है ना। हाइट कितना होगा बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का हाइट हो जाएगा 20 प्लस BE, तो हो जाएगा 130 माइनस 40√3 प्लस 20, तो हो जाएगा 150 माइनस 40√3। 40√3 वुड बी अराउंड 68, है ना, 1.7 के आसपास होता है ना, तो 70 के आसपास पकड़ लो आप, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन कर लेना आप, इज इट क्लियर। तो आपके पास h आ जाएगा। तो वंस यू हैव h विथ यू, एक ये चीज आपने निकाल ली,
दूसरा अगर आप ये निकालना चाहते हो, दिस यू नीड टू फाइंड आउट, तो वो आप कैसे निकालोगे? आपको क्या निकालना है और निकालना है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम होटल। अच्छा वो तो आपने निकाल लिया ऑलरेडी, निकाल लिया ना। Yes, sir. 130√3 माइनस 120 कर देना, ये आ जाएगा। एफ जी निकालना था, दैट वाज 130√3 माइनस 120। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 130√3 कितना आ रहा है? माइनस 120, सो दिस इज राउंड अबाउट वी आर गेटिंग 105.16। ठीक है ना, इतना आ रहा है। ओके और ये वाला आई थिंक अब आप निकाल लोगे ना 40√3 करके, Yes, sir. ये भी आपके पास 80.72 आ रही है लेंथ, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करना है कि 11th आई थिंक करना पड़ेगा। 11 हो गया? 11 Yes, sir. 11th. 11 Okay. देखो, देखो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने का हो ना, मतलब अगर हम चाहें कि बच्चे कैसे घबरा जाएंगे क्वेश्चन देख के, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ अल्फा बीटा डाल दो आप। ठीक है ना, सिर्फ आपने अल्फा बीटा डाल दिया ना, बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है ना, तो ये ट्रिक है, एग्जामिनर क्या करता है क्वेश्चन के अंदर अल्फा बीटा डाल देता है। ठीक है ना, अल्फा बीटा देख के आधा काम वही हो गया, बाकी क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये बच्चों के दिमाग के साथ खेलना होता है, दिस इज दे प्ले विद योर माइंड। चलो देख लेते हैं कैसे इसको करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? अ लैडर रेस्ट्स अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। ओके नेक्स्ट, when the foot is pulled away from the wall through a distance of a, it slides a distance b down the wall। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा आपने पुल कर दिया, कितना पुल कर दिया? a डिस्टेंस से आपने इसको पुल कर दिया अवे फ्रॉम द वॉल, तो वो b यूनिट से यहाँ पे भी नीचे आ गया। ठीक है ना, एंड मेक्स एन एंगल बीटा नाउ, तो ये एंगल अब बीटा बना रहा है। शो दैट a by b is nothing but this। ओके तो हम क्या कर लेते हैं, लेट्स से ये मेरे पास x वैल्यू है, ये मेरे पास y वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ से, देखो एक चीज हमेशा फिक्स रही, क्या फिक्स रहा पता है आपको? हमेशा जो लैडर की लेंथ है वो हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है ना, लैडर थी, उसको आपने कितनी भी तरीके से स्लाइड करा, लेकिन एक चीज तो हमेशा रही कि लैडर की जो लेंथ है वो कभी चेंज नहीं हुई है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम पहले टेन अल्फा निकाल लेते हैं। टेन अल्फा कितना आ जाएगा? बी प्लस एक्स अपॉन ए प्लस वाई, सॉरी टेन अल्फा आ जाएगा बी प्लस एक्स अपॉन वाई, है ना। दैट इज टेन अल्फा फॉर यू। नेक्स्ट टेन बीटा क्या आ जाएगा? टेन बीटा मेरे पास आ जाएगा यहाँ से ए प्लस वाई अपॉन, सॉरी एक्स अपॉन ए प्लस वाई, है ना। अब इसने क्वेश्चन में बोला क्या है? देखो एक्चुअली हमें क्वेश्चन को देख के ही फॉलो करना चाहिए, ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा देखें, प्रूव हमें करना क्या है? हमें प्रूव करना है ए बाई बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा। ठीक है ना, तो कॉस बीटा पहले निकाल लेते हैं। तो कॉस बीटा क्या आ जाएगा मेरे पास? एक्स बाय, ये आ जाएगा ए प्लस वाई अपॉन, कैन आई से लेट द लैडर लेंथ बी एल, जो कि फिक्स है हमेशा। कॉस अल्फा कितना आ जाएगा? बी प्लस एक्स, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ए प्लस वाई, ये आ जाएगा वाई बाय एल। क्या ये चीज पता चल रही है आपको मैंने क्या लिखा है? देखो कॉस बीटा मैंने लिखा, कॉस बीटा क्या आ गया? कॉस ऑफ बीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट, दैट इज ए प्लस वाई अपॉन एल। फिर कॉस अल्फा लिखा, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा मेरे लिए? एडजेसेंट, दैट इज वाई अपॉन एल। सिमिलरली साइन अल्फा लिख लेता हूँ, साइन अल्फा कितना हो जाएगा? बी प्लस एक्स अपॉन एल। साइन बीटा क्या हो जाएगा? एक्स बाई एल। तो बस वैल्यू पुट कर लो, खट खट चीजें कट जाएंगी। क्या आ जाएगा? कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा कितना आ जाएगा? ए बाई एल अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बी बाई एल। आंसर क्या आ जाएगा? ए बाई बी। सही है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको, खत्म। ओके ठीक है, लिख लें आप इसको।
चलिए आगे चलते हैं। बस क्लास को यहीं पे आज के लिए तो पॉज कर देते हैं। लेट्स कंक्लूड हियर। DPP 2 तक हमने आपका डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम DPP 3 ऑनवर्ड्स डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DPP 2 तक हमारा डन होगा। किसी का DPP 1 और DPP 2 तक में कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? यस, ठीक है। सो आई एंड द मीटिंग।